कल की क्लास में आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा बताया है। आज आप लोगों को मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुछ मेरे तरफ से बनाई गई ये स्टेप्स है। कोई ये फिक्स नहीं है, लेकिन जितनी हेल्प इससे आपको मिलेगी, ठीक है, वो आपको हर आगे आगे क्वेश्चनों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एज इट इज ये कि यही हर बार अप्लाई हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80 to 90% क्वेश्चनों में ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। पहले एक बार इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का परफॉर्मा आपको रिवाइज करा देता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको कहा था पूरी के पूरी कहाँ से बनेगी? फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट की सेल करोगे या सेल करोगे तो पैसा, परचेज करने से पैसा, या फिर फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला। अब इन्वेस्टमेंट से अगर रिटर्न मिलेगा तो कितने प्रकार का मिलेगा? इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड, तीनों ऐड होंगे, इसीलिए ये ऑपरेटिंग में लेस होते हैं, ताकि ये इन्वेस्टिंग में तो ऐड हो गए। सेल परचेज का तो बताइए आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा लोन पे चलता है। फाइनेंसिंग मतलब कितना पैसा आपने धंधे में लगाया है उधार मांगकर। तो उधार आप कहां कहां से लोगे? या तो डिवेंचर या लोन। वो टेकन होगा या रीपे होगा। टेकन होगा तो पैसा, रीपे होगा तो पैसा। अब डिवेंचर या लोन पे क्या पे करते हो आप? और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू करोगे तो पैसा, रिडीम करोगे तो पैसा, और इसके ऊपर क्या पे करोगे? ठीक है, तो पैसा आने जाने की, और यहाँ पे शेयर्स से भी इशू करोगे तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। ये सब बातें हम लोगों ने कल करी। अब आप लोगों को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बिल्कुल इजीली हो जाएगा। बस आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कुछ लेजर बनाने पड़ेंगे। तो कल मैंने लेजर के भी परफॉर्मा बता दिए थे। कौन से लेजर बनेंगे? सबसे पहले लेजर बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये बिल्कुल सिंपल था। इसमें कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें। ओपनिंग बैलेंस, बाय P&L, टू बैंक। अगर P&L दे रखा हो, बैंक दे रखा होगा तो P&L बैलेंसिंग फिगर, P&L दे रखा होगा तो, और अगर दोनों ही नहीं दे रखे होंगे तो पिछले साल का पेड मानना, इस साल का चार्ज मानना। 3 अकाउंट, 3 केस हो सकते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। तीनों तो नहीं हो सकते। अब ये तीनों केस से ये अकाउंट तो बन गया, लेकिन ये अकाउंट क्यों बनाया हमने? 4 लाइन का अकाउंट है। बैलेंस BD, बैलेंस CD, 2 बैंक और बाय P&L। कितने 4 चीजें आएंगी इसमें। तो ये 4 चीजें भी क्यों आई? अकाउंट बनाया क्यों? क्योंकि जितना P&L से चार्ज करेंगे ना, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, और जितना हम पे करेंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड भी होता है और लेस भी होता है, ये भी कल बताया। फिर एक लेजर बनेगा किसका? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के मैंने आपको कहा था 2 केस होते हैं। एक तो लेजर बनेगा जब आप प्रोविजन फॉर डेप्थ का अकाउंट मेंटेन, और एक लेजर बनेगा जब आप प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन, जब आप प्रोविजन का अकाउंट मेंटेन करोगे। अरे नहीं करोगे तो फिक्स एसेट में आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लोगे। बाकी सब बिल्कुल सिंपल है। एसेट का रूल क्या है? बढ़े तो डेबिट, कम हो तो परचेज करने से एसेट बढ़ती है, प्रॉफिट होने से एसेट बढ़ती है, लॉस होने से एसेट कम होती है, डेप लगने से कम होती है, सेल करने से कम होती है। बस सेम यही चीज हमें यहां भी करनी है, लेकिन यहां पे डेप की जगह क्या जाएगा? रीजन, जब आप डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हो तो आप डेप्रीसिएशन हर साल लगाते नहीं हो, बल्कि वो डेप्रीसिएशन आप किस अकाउंट में ले जाते हो? प्रोविजन। तो आप प्रोविजन में ही डेप लगा देते हो, और फिर जितना भी आपका प्रोविजन होता है, जब आप एसेट को सेल करते हो तो उसे आप एसेट के अकाउंट में ले जाते हो। तो यहां लिखते हो टू फिक्स एसेट, और यहां लिखते हो बाय प्रोविजन फॉर डेप। तो ये जो प्रोविजन फॉर डेप है जिस पे स्टार मार्क किया, ये करंट ईयर का डेप नहीं है, ये वो डेप है जो एसेट हमने सोल्ड करी है। और ये 11 की तरह हमें निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि हम डेप्रीसिएशन नहीं पढ़ रहे, हम कैश फ्लो पढ़ रहे। वो क्या करेगा? ये बोल देगा कि एक एसेट हमने 5 साल पहले खरीदी थी और वो हमने बेच दी, और उस पर अभी तक डेप लगा है 20,000 का, तो वो गिवन होगा 20,000। तो आपको यहाँ क्या लेना है? 20,000। और वो बेची कितने में? 10 में, तो यहाँ क्या लेना है? 10। नुकसान कितना हुआ है? तो यहाँ नुकसान लेना है, और फायदा हुआ है तो यहाँ सब गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको सिर्फ सजाने का काम करना है। एक सवाल मेरे से कल गुरदीप ने पूछा कि सर जब हमने एसेट बेच ही दी, आप कह रहे हो यहाँ एसेट हमने बेच दी, तो बैलेंस काहे का बचा? फिर एसेट तो बेच दी हमने। तो बेटा हमारे पास पहले से ज्यादा एसेट थी, खरीदने से और एसेट बढ़ गई, और उस एसेट का सिर्फ एक पार्ट बेचा है, पूरी एसेट पूरी बेच देता तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाता? 0। लेकिन अभी हमने पूरी, जैसे अभी ये मेरे पास पूरी क्लासरूम का फर्नीचर 5 लाख का है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने फर्नीचर के 100 सेट बेचे,
मेरे पास 500 सेट है मान लो, तो मैंने तो सिर्फ 100 ही बेचे अभी, तो वो जो बेचा है वो आएगा, लेकिन अभी भी 400 सेट का बैलेंस मेरे पास है। ठीक है बेटा, ये कल बात हो गई। अब आज एक लास्ट चीज और बता देता हूं, कल भी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आज हम क्वेश्चन करेंगे। बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की मेरी तरफ से कुछ स्टेप्स है। अब अभी तक हमने जो 15-16 क्वेश्चन किए उसमें हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता था, नॉन कैश आइटम गिवन होती थी, हम सबको प्लस कर देते थे, फिर CA/CL कर लेते थे। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। अब हमें पूरी बैलेंस शीट बनी हुई आएगी और हमें बैलेंस शीट में से एक एक चीज लेनी पड़ेगी। तो पॉसिबल है कि आप जब एक एक चीज लो बैलेंस शीट में से तो आप गलती कर लो। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ स्टेप बना दिए। स्टेप 1, सबसे पहले आप किसको देखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। वहां से क्या मिलेगा आपको, या फिर ऐड करना है, तो ये आपको कहां मिलेगा, रिजर्व से। ये स्टेप बताइए वो कि वही रट लेना, ऐसे ही चलना, मतलब रट क्या लेना है, ये स्टेप से चलना, क्योंकि कोई एक चीज रह गई, कुछ रह गया तो गलती हो सकती है। सेकंड स्टेप, चेक एडजस्टमेंट। आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद एडजस्टमेंट चेक करना। क्या चेक करना, एडजस्टमेंट में आपको क्या मिलेगा, जैसे नीचे लिख देगा डेप्रिसिएशन 5000 है, 10,000 है, गिवन होगा, या फिर प्रोविजन होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आपको वो चेक करना है। थर्ड, चेक अगर डेप्रिसिएशन नीचे गिवन नहीं होगा तो फिक्स एसेट में गिवन होगा। जैसे फिक्स एसेट वो बोलेगा मशीन पहले 5000 थी अब 3000 हो गई, तो कितने का डेप आ गया, गुडविल पहले 8000 थी अब 6000 हो गई, तो 2000 से राइट ऑफ है। तो आपको क्या चेक करना है, फिक्स एसेट। वहां से क्या मिलेगा आपको, या फिर सर डेप्रिसिएशन दो बार लिखा है, ये नीचे गिवन होगा तो नीचे गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो पहचानना पड़ेगा। तो याद, आप तो स्टेप याद रखना, हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या चेक करोगे, एडजस्टमेंट के बाद क्या चेक करोगे, फिक्स एसेट में आपको डेप भी मिल सकता है और गुडविल राइट ऑफ। फिर चेक NCL एंड NCI। NCL नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट पेड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में ऐड होता है और इंटरेस्ट रिसीव ऑपरेटिंग में लेस होता है, तो वो ऐड लेस करना है हमें। तो वो कहां मिलेंगे हमें, नॉन करंट लायबिलिटी में या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। कहां मिलेंगे, नॉन करंट। ये 4 स्टेप हो गई। 5वीं सबसे सिंपल स्टेप, CA/CL याद है, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का कम होना, अच्छी चीजें लेस करनी है, एसेट का कम होना और लायबिलिटी का बढ़ना, खराब चीजें। ठीक, अच्छी खराब तो कर ही लोगे आप। CA/CL करते ही 5 स्टेप में आपकी ऑपरेटिंग बन जाएगी। अब छठी स्टेप में क्या बनेगी, इन्वेस्टिंग में आपको पूरी बैलेंस शीट देखनी नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, यहाँ फिक्स एसेट मिल जाएगा और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स एसेट का अकाउंट बनाने की जरूरत पड़े तो अकाउंट बनाना, जो कल बताया, जरूरत ना पड़े, जैसे मेरी बात सुनो, फिक्स एसेट 5 लाख थी अब 6 लाख हो गई, नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, तो 1 लाख की हमने परचेज करी है। अब इसका क्या अकाउंट बनाऊं, 5 से 6 हो गई, जादू से थोड़ी हुई है, तो ले लो परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कितनी, 1 लाख। फिर अकाउंट बनाने की, जहां अकाउंट बनाने की जरूरत हो, जहां परचेज भी हो रही हो, सेल भी हो रही हो, डेप्रिसिएशन भी लगा हो, वहां क्या बनाना, अकाउंट। जहां जरूरत ना हो अकाउंट मत बनाना। तो नॉन करंट एसेट में आपको पता चल जाएगा कितनी फिक्स एसेट खरीदी है और कितनी बेची है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी पता चल जाएगा कितनी इन्वेस्टमेंट खरीदी है और कितनी। तो स्टेप 6 क्या है हमारी, इन्वेस्टिंग है। और लास्ट स्टेप 7 क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें देखना है शेयर कैपिटल। इसमें पता चल जाएगा कितने शेयर इशू हुए हैं और कितने शेयर रिडीम हुए हैं। NCL कितना लोन टेकन है और कितना लोन रीपे है। करंट लायबिलिटी में सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमें पता चल जाएगा कितना लोन टेकन है और कितना लोन रीपे है। ये 7 स्टेप आपको दिमाग में गड़ा लेनी है अगर आपको क्वेश्चन एक बार में सही करना है तो, जिसमें 5 स्टेप तो सिर्फ किसकी है, ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपन बड़े क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, हालांकि अभी भी थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, पहले इन्वेस्टिंग सिखाएगा, फिर फाइनेंसिंग सिखाएगा, फिर तीनों के एक साथ आएंगे। जो तीनों के एक साथ आएंगे ना, उसके लिए ये तैयारी करवाइए। तीनों एक्टिविटी का कल मैंने कहा था टोटल करना और उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करना, तो अपने आप कौन सा आ जाएगा, क्लोजिंग। और नहीं आया तो आपका आंसर, फिर भी लिखना तो आपको वही है, सही वाला ही है। तीनों एक्टिविटी के टोटल में ओपनिंग कैश जोड़ोगे तो अपने आप कौन सा कैश आ जाएगा। एक बार ये स्टेप फिर समझा देता हूँ। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, रिजर्व, उसमें क्या मिल जाएगा आपको, या ट्रांसफर टू। सेकेंड नंबर पे अब आपको चाहिए डेप्रिसिएशन, गुडविल राइट ऑफ, तो आपको ये कहाँ मिल जाएंगे, एडजस्टमेंट। अब नीचे एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ही नहीं होंगे, सिर्फ बैलेंस शीट बनी हुई होगी, तो आपको फिर क्या देखनी है, फिक्स। वहां से क्या मिल जाएगा, या फिर जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मशीन 1 लाख से 80,000 हो गई तो डेप्रिसिएशन कितना लगा,
गुडविल 1 लाख से 80,000 हो गई, तो कितनी राइट ऑफ हुई? तो ऐसे आपको पहचानना है कि कितनी राइट ऑफ। ये करने के बाद आप चौथी स्टेप एनसीएल। एनसीएल में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव। और लास्ट स्टेप में सीए। वही तो सबसे इजी स्टेप है, सबसे हो जाएगी ये तो। करंट एसेट का बढ़ना और कम होना, करंट लायबिलिटी का बढ़ना और इधर देख। ये करने के बाद इन्वेस्टिंग। इसके बाद मैंने एक चीज नहीं लिखी, टैक्स पेड। टैक्स पेड तो फॉर्मेट में आता ही है सबसे लास्ट में। फिर क्या बनानी है हमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी के पूरी कहाँ मिलेगी आपको? नॉन करंट एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट में आपको फिक्स एसेट वगैरह दिख जाएगी, तो पता चल जाएगा परचेज है कि सेल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी पता चल जाएगा परचेज है कि इन्वेस्टमेंट। और लास्ट कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको कहाँ ढूंढनी है? शेयर कैपिटल या एनसीएल या सीएल। अब आपको सर ये क्यों लिखाया आपने? अगर मैं आपको ये नहीं लिखाऊंगा ना, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हो पूरी बैलेंस शीट वापस देखोगे, देखनी नहीं है। सिर्फ क्या देखना है? शेयर कैपिटल, एनसीएल। उसमें मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो फाइनेंसिंग जीरो। जैसे अभी मान लो शेयर कैपिटल पहले भी 5 लाख थी, अभी भी 5 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटी पहले भी 10 लाख थी, अभी भी 10 लाख है, तो है ही नहीं कुछ, तो जीरो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जीरो, नील। सो जीरो हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि मैंने साल भर में ना तो कोई लोन लिया ना कोई लोन चुकाया, तो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? जीरो। हो सकती है जीरो। इन्वेस्टिंग भी जीरो हो सकती है, ऑपरेटिंग जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इस साल मैंने ना तो कोई एसेट खरीदी ना बेची, ना कोई इन्वेस्टमेंट करी ना रिडीम करी, तो इन्वेस्टिंग भी जीरो हो सकती है और फाइनेंसिंग भी, लेकिन ऑपरेटिंग कभी जीरो नहीं हो सकती। जैसे इस साल हमने ये बोर्ड खरीदा, वो वाला बोर्ड खरीदा, ये एसी खरीदा, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी। अगले साल हमें ये सब कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो हम ना तो कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे ना इन फिक्स एसेट को बेचेंगे, तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शायद अगले साल क्या है? जीरो है, हो सकता है। हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हर साल ही जीरो होती है, क्योंकि हम कोई लोन लेते भी नहीं है, और जब लोन लेते ही नहीं है तो लोन चुकाते भी नहीं। तो फाइनेंसिंग जीरो भी हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग कभी जीरो हो सकती है नहीं। हाँ समझ गए? ये स्टेप का फोटो ले लो और डाल दो ग्रुप पे। हेलो हेलो हेलो, हो गया? चलो लाओ बुक दे दो एक मुझे, नई वाली है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक तो कर लिया था हमने, 13 देखो, 13 इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये हमारा पूरी बैलेंस शीट से हमें ऑपरेटिंग बनानी है। अब आप घबराना मत बिल्कुल। इलस्ट्रेशन 13 देखो, दो बैलेंस शीट बनी हुई है आपकी, 24 और 23। ईयर क्या है? उल्टे है। देखो इधर, ऐसे देखोगे कि ऐसे देखोगे? ऐसे। 23 से 24 से 23 नहीं, 23 से 24। फिर सब इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? बुरान का एग्जाम्पल याद रखना। चलो अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, और अब अभी कुछ भी मत पढ़ो, सीधे नोट्स टू अकाउंट देखो। नोट्स में क्या है? जनरल रिजर्व है, पी&एल है, डिबेंचर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और डिबेंचर 31 मार्च 24 को हुए हैं और इन्वेस्टमेंट भी 24 को हुई है, ईयर भी 24 है। देखो 31 मार्च 24 को डिबेंचर हुए। मैंने क्या बोला था? हलचल अगर क्लोजिंग में हो तो रेट हमेशा ओपनिंग, और हलचल अगर ओपनिंग में हो तो रेट हमेशा। याद आ रहा है कुछ? तो रेट का याद रखना। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेप्स याद रखना। इलस्ट्रेशन नंबर 30, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक तो क्या होता था? नेट प्रॉफिट वगैरह सब गिवन होता था। स्टेप याद रखना। पहली स्टेप रिजर्व एंड सरप्लस, वहां आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें मैं शुरुआत ही किससे करूंगा? नेट प्रॉफिट। मेरे को नेट प्रॉफिट बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में, नोट्स अकाउंट में होगा। कितना कितना है? आंसर मत देखना, फिर बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन ही देखना, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही देखना। आंसर तो लास्ट में टैली करा करो बस, ठीक है? कौस्तुभ शर्मा देखो, पी&एल पहले लॉस था, कोई बात नहीं, लॉस था तो लॉस था, पिछले साल लॉस था, इस साल प्रॉफिट है। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, 7,000 करंट ईयर का है, माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13। अब 13 का लॉजिक समझ लो। वैसे तो माइनस माइनस प्लस किया है, क्या लॉजिक बताऊं इसका, लेकिन अकाउंट्स में लॉजिक क्या हुआ इसका कि अगर इस साल आपका प्रॉफिट 7 है बैलेंस, और पिछले साल आपका बैलेंस माइनस का 6 है,
तो आपने इस साल 13 कमाए हैं, क्योंकि आपने पहले लॉस वाइप आउट किया होगा, फिर आप प्रॉफिट में आए हो। जब इंसान माइनस में चल रहा है तो सीधे प्लस में आ सकता है क्या? बीच में जीरो होगा पहले, फिर प्लस में आएगा। तो इफ आई एम सेइंग माय नेट बैलेंस इज 7, इट मींस आई हैव अर्न 13। पहले मैंने 6 का लॉस वाइप आउट किया होगा, फिर मैंने 7 कमाए होंगे, तो मैंने साल भर में कितने कमाए हैं? 13। समझा पा रहा हूँ ये चीज में? बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आई होगी समझ में, क्योंकि बेसिक भी समझ में नहीं आया। दिक्कत है पूछना। 13,000 इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि अगर मेरे पास प्रॉफिट है बैलेंस में 7 का, तो मैंने 7 नहीं कमाए हैं। मेरा पिछले साल का बैलेंस तो माइनस का 6 था, तो मैंने 7 कैसे कमा लिए? तो मैंने फिर 13 कमाए होंगे। पहले मेरा वो 6 का लॉस खत्म हुआ, 7 अभी भी मैं प्लस में हूं, तो 7 और 6 मैंने कमाए कितने? और ये ना समझ में आए तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बट ये समझ में आनी चाहिए 13,000 वाली बात। ठीक है, इंसान जब लॉस में चल रहा होता है ना गुरदीप, तो वो सीधे प्लस में नहीं आ जाता, पहले बीच में जीरो आता है। तो जीरो आने के लिए वो पहले 6 माइनस के हटाएगा, फिर जीरो होगा, और फिर वो 7 प्लस में आएगा। डायरेक्ट कैसे प्लस में आएगा? चलो, अब नेट प्रॉफिट के बाद मैंने तुम्हें कहा था इसी में देखना तुम रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व भी तुम्हें रिजर्व एंड सरप्लस में ही मिलेगा। स्टेप याद रखना, आज पहला दिन है, याद नहीं भी होंगी, घर जाके याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना स्टेप से ही। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व है 9.5 से कितने हो गए? 15। तो ले लो, ऐड करो ट्रांसफर टू रिजर्व। 9.5 से 15 मतलब कितने हो गए? 6,500 की 5,500? 5,000। 3 चीजें पहले ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलेगा, ढूंढो तो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या? पहले तो ये देखो, नहीं है। अब प्रपोज डिविडेंड हमेशा बैलेंस शीट के बाहर मिलता है, देखो है नहीं है? बस 3 चीज का ध्यान रखना है, एज पर CBHE गाइडलाइन 3 चीजें पहले ऐड करनी है। 3 चीजें मैंने बाद में ऐड कर दी तो दिक्कत हो सकती है। 3 चीज हो गई। अब इनमें आप 13 में जोड़ोगे तो आपका आंसर शुरू हो रहा होगा 18,500 से, क्योंकि ये चीज वो वर्किंग नोट में करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ वर्किंग नोट में ना करके ऊपर कर देना, बट करना एक साथ ही। 3 चीजें मुझे एक साथ ऐड करनी है, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। सुन रहे हो बराबर? चलो, ये 18,500 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगा नॉन कैश आइटम। अब मैंने आपको स्टेप ये बताई है कि पहली स्टेप तो रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरी स्टेप एडजस्टमेंट चेक करो। तो एडजस्टमेंट में देखो कोई डेट वैप कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट में सिर्फ डेट है। डेट किसकी है? डिवेंचर की और इन्वेस्टमेंट। तो डिवेंचर भी कब रिडीम हो रहे हैं, अरे इशू हो रहे हैं? 31 मार्च 24। और इन्वेस्टमेंट भी कब हो रही है? तो देखो ये बैलेंस शीट है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये बैलेंस शीट कब की है? मार्च 24 और मार्च 23। तो मार्च 23 ओपनिंग है और मार्च 24 तो ये रेट क्लोजिंग वाली है। तो मैंने क्या कहा था, हलचल अगर क्लोजिंग में हो तो रेट, तो डिवेंचर के ऊपर आप पे करते हो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट पेड आ जाएगा। देखो एनसीएल में डिवेंचर होंगे कितने हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर होंगे ना, नोट्स टू अकाउंट में देखो ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर है 10% है। कितने हैं? 21 और 25। अब यही कंफ्यूजन था कि रेट 21 पे लगाओगे, तो कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि कब इशू हुए हैं? क्लोजिंग में। तो रेट किस पे लगेगी? ये तो कंफ्यूजन था ही नहीं, रेट क्या लेनी। रेट तो पता था 10% है, और ये पता है 10% या तो 21 पे लगेगा या 25 पे लगेगा। अब मुझे पता चल गया क्लोजिंग में कुछ हुआ है, तो रेट किस पे लगेगी? ओपनिंग पे। तो इंटरेस्ट पेड ले लो 21,000 का 10%। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको डिवेंचर के नीचे इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। इन्वेस्टमेंट की रेट देखो कितनी है, कितनी है? अब इन्वेस्टमेंट भी देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलती है इन्वेस्टमेंट, कितनी है? दोनों साल में बताओ कितनी कितनी है? हाँ, 8 और 10। यहाँ देखो 8, यहाँ देखो 8 और 10, 3। तो 8 पे लगाओगे, 3 पे। क्लोजिंग में हुई है ना हलचल, तो रेट ओपनिंग पे लगेगी। ओपनिंग 8 है ना भाई, यही तो याद रखना है बस। ओपनिंग 3 है, तो भाई ऐसे बोलो ना, ओपनिंग 3 है
और क्लोजिंग कितनी है, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ ना, ये ओपनिंग है 3 और क्लोजिंग कितनी है, हलचल कब हुई है, क्लोजिंग में, तो रेट किस पे लगेगी, 3000 पे लगेगी। तो 3000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड है, पेड नहीं है, क्या है, और इंटरेस्ट रिसीव लेस होता है, क्या होता है, यही ले लो लेस इंटरेस्ट रिसीव, कितनी है 300, अरे हाँ 300, 10% ही है ना 300, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 थी रिजर्व एंड सरप्लस चेक करो, स्टेप 2 थी एडजस्टमेंट चेक करो, स्टेप 3 थी एनसीएल देखो, लेकिन मैंने एनसीएल तो ले ही लिया, इंटरेस्ट पेड ले ही लिया, फिर मैंने कहा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव देखो, वो भी मैंने देख लिया। अब स्टेप 4 क्या है, ये देखो, देखो ये घर से याद कर लेना बराबर, पहले रिजर्व एंड सरप्लस देखो, फिर क्या देखो एडजस्टमेंट, फिर क्या देखो फिक्स्ड एसेट। मैंने इसकी जगह पहले ये देख लिया एनसीएल और एनसीएल, उसमें मुझे क्या मिल गया, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट। अब फिक्स्ड एसेट देखो, उसमें क्या मिल सकता है, देखो प्रोविजन फॉर डेप है, पहले प्रोविजन कितना था 9, अब कितना हो गया, तो 4000 का डेप आ गया, तो यहाँ ले लो डेप्रीसिएशन, ये भी क्या होता है, ऐड होता है, ऐड डेप्रीसिएशन कितना, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो 13 माइनस 9। एक बात बताओ, पहले अगर आपका प्रोविजन 9 था और अब 13 हो गया, तो 4000 का प्रोविजन कहाँ से आया, फिर हमने बनाया होगा 4000 का प्रोविजन, आ गया 4000। अब फिर क्या बोला था मैंने, गुडविल देखना, गुडविल फिक्स्ड एसेट में ही गुडविल भी आती है गुडविल कितनी है, 10 से कितनी हो रही है, तो राइट ऑफ हो रही है, तो ऐड करो गुडविल राइट ऑफ, कितनी स्टेप हो गई, 4। अब 5वीं सबसे सिंपल स्टेप CACL, लेकिन CACL के पहले इनको प्लस कर दो और इसको लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 18 और 2 20 600, 20 600 में से 300 के 20 300, 20 300 में ये 6 जोड़े 26,300, चेक करो ये आ रहा है क्या, और अब करेंगे एकदम फास्ट ऐड लो CLO पहले, CA में क्या क्या है, क्या है, जिसमें कैश तो लेते ही नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री लेंगे। इन्वेंट्री पहले कितनी थी 6 और अब कितनी हो गई, बढ़ रही है, तो एसेट का बढ़ना माइनस लिख दो, माइनस। करंट लायबिलिटी में देखो क्या है, सिर्फ एक ही चीज है ट्रेड पेबल, पहले कितने थे अब कितने हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, खराब चीज है ऐड होगा, तो ऐड कितनी बार करा आपने, और लेस तो ले लो यहाँ ऐड में क्या है, ट्रेड पेबल कितना 4000, अब एक ही चीज है तो सीधे आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 4000, और यहाँ इन्वेंट्री कितनी है 18,500, ये भी सीधे आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। तो ये देखो 26 और 4 कितने हुए 30 300, और उसमें से ये 18,500 हटा देना, 30 300 माइनस 18,500 11,800। आंसर देखो, आंसर आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी ऑपरेटिंग ही चल रहा है तो सिर्फ ऑपरेटिंग ही बनाइए, अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी बनानी होती तो वो भी बन सकती थी। इन्वेस्टिंग कहाँ मिलती, फिक्स्ड एसेट में, और फाइनेंसिंग कहाँ मिलती, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी में। फिर वो तीनों एक्टिविटी को ऐड करता, उसमें ओपनिंग कैश ऐड करता, तो अपने आप क्या भी वो बनाएंगे ही सही, तो अभी क्यों बकवास करें। ये आ गया तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और उसका पहला क्वेश्चन होता है तो वो हमें टफ ही लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने इस तरह की कोई चीज पहले जो 15 क्वेश्चन कराया उसमें वो सब हमें नेट प्रॉफिट वगैरह सजा के दे देता था। अब ये क्वेश्चन जब आप घर पे करोगे तो पता चलेगा कितना समझ में आया है, ठीक है। अभी तो तुम भले हाँ भी कर दोगे, तो भी घर पे जब पेन उठाओगे और ये स्टेप फॉलो करोगे बिना इलस्ट्रेशन देखे, जो बच्चा इस क्वेश्चन को पहली बार में सही करेगा उसको सच्चे समझ में आ गया है। जिसको नहीं आया है वो कल फिर पूछना, परसों फिर पूछना, पूछते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे। आंसर तो पूरा क्वेश्चन में ही है। अब ये कितनी भी चीजें थी जो मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन थी, ये भी था, मुझे दोनों का डिफरेंस देना था, ये भी था, मुझे दोनों का
ये ट्रेड पेएबल दोनों थे, मुझे दोनों का डिफरेंस है। इन्वेंट्री दोनों थी, मुझे दोनों का क्वेश्चन में था सब कुछ, लेकिन अब कैसे लेना है, क्या स्टेप फॉलो करनी है, क्या क्या चीज में हम गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए स्टेप लिखाई है। स्टेप को अच्छे से घोट लेना दिमाग में, वैसे ही चलना। अभी टाइम भी लगेगा, कल जब आप इसका क्वेश्चन करोगे तो जरूरी नहीं है 2-5 मिनट में 10 मिनट में आ जाए, हो सकता है 15 मिनट लगे, हो सकता है 20 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना पहली बार में खुद से ही चाहिए। इलस्ट्रेशन मत देखना। अब आज आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आज आप इलस्ट्रेशन पहले देख लेना प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब अनसोल्ड एक बार पेन उठा लो तो फिर इलस्ट्रेशन मत देखना। चलो एक और देखो, 14 आप होमवर्क में करोगे, सेम ऐसा ही है। 15 पे आओ, 15 में फिर सिंपल क्वेश्चन शुरू हो गए। इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखो, आपको P&L दे रखा है और लास्ट में नेट प्रॉफिट दे रखा है। दिख रहा है सबको? बोलो, दिख रहा है? दिख रहा है नेट प्रॉफिट? तो शुरुआत किससे होती है? ले लो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 1.5 लाख। अब मेरी बात सुनो, सामने देखो, मेरे सामने P&L बना हुआ है, नेट प्रॉफिट मैंने ले ही लिया। अब नेट प्रॉफिट के ऊपर जितने भी खर्चे, उसमें तुम्हें अपने आप नॉन कैश आइटम मिल जाएंगे। शुरू से देखो तुम तो, सबसे पहले क्या है? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? परचेज, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? अब स्टॉक तो मैं नीचे लूंगा, इन्वेंट्री को तो मैं नीचे लेता हूँ ना CACL में, तो वहां लूंगा। आगे देखो अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस का कोई नीचे चार्ट है? देखो लास्ट लाइन पढ़ो, अदर एक्सपेंस में 25,000 का क्या है? तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ऐड कितना? फिर P&L पे चले जाओ ऊपर वापस, अदर एक्सपेंस के बाद क्या है? टोटल एक्सपेंस, मतलब कुछ भी नहीं है, सब टोटल तो सबका टोटल है। फिर क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट से तो मैंने शुरू किया है, तो प्रॉफिट में मैंने डेप ऐड किया, क्योंकि एक ही नॉन कैश आइटम थी, वो थी डेप्रिसिएशन, तो मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। उसके अलावा आप एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट में कोई नॉन कैश आइटम हो तो ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तो बाद में आते हैं। CACL तो हो गया ये, इसको लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को प्लस करो 170। अब क्या करेंगे? ऐड और लेस। इसमें सबसे पहले इन्वेंट्री लो, क्योंकि P&L में इन्वेंट्री थी। देखो इन्वेंट्री ओपनिंग में कितनी थी? 2.5 लाख, और क्लोजिंग में कितनी है? तो 2.5 से 2 बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। इन्वेंट्री का कम होना खराब चीज है, तो ऐड होगा। ऐड स्टॉक कितना? 50,000। अब नीचे आओ, पहले नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, मतलब कम हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, मतलब ऐसे कम हो रही है, खराब चीज है। कितने से? ये पिछले क्वेश्चन से भी इजी है, क्योंकि हम लोग दोनों का चेंज लेते हैं। इसने तो सीधे ही लिख दिया कितना? 30,000। ये हमें देता, सुनो, ये हमें देता 180 और 150, तो हम लेते 30। अब तो हमें वो भी नहीं करना, इसने खुद ही लिख दिया कि कितने से डिक्रीज हो रहा है? 30 से। 30 ले लो। नीचे देखो, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। अब रुक जाओ 1 मिनट, जिससे पूछो वही बताना। हाँ बोलो, क्रीज बोला, खड़े हो। प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। लीज रीजन अच्छी चीज है, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज है। क्या होगा? लेस होगा। कितने से? 5,000 से। आप बोलो नफीसा, ट्रेड पेएबल 15,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेएबल 15,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड होगा? आप बोलो माइनस होगा। ट्रेड पेएबल आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये अच्छी चीज है। मुंह से बोल भी रहे हो अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। हाँ, फिर 15-16 क्वेश्चन हो गए ना। अच्छी चीज क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो ट्रेड पेएबल लेस में आएंगे। कितने हैं? 15, 5। नेक्स्ट, जिससे पूछो वही बताना। भावेश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड करेंगे। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, खराब चीज है। खराब चीज क्या होती है? यह ऐड में आएगी, जगह नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं? 3,000। आगे पढ़ो, खत्म। देखो आउटस्टैंडिंग के बाद क्या है?
बोलो ना, बोलो। वो अदर एक्सपेंस तो ले लिया हमने ऑलरेडी। चलो 50 और 30 और ये 3 83, 15 और 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हो गया। 175 में से 20 हटा दो, 155, 155 में 80 जोड़ दो, 158, 238 आएगा शायद, हाँ 238 आंसर। चेक करो, एनसीईआरटी का था, बिल्कुल सिंपल था। एक और ऐसा ही है, 16 होमवर्क में करोगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो 16 में बता देता हूँ क्या है। यहाँ देखो 16 में सुनो, इलस्ट्रेशन करना, आप कॉपी में अनसोल्ड करना, इलस्ट्रेशन मत करना, इलस्ट्रेशन सिर्फ देख लेना बुक में क्या है। मैं बता देता हूँ, नेट प्रॉफिट दे रखा है, सारी चीजें नीचे जमा के दे रखी है, ट्रांसफर टू रिजर्व, डेप्रिसिएशन, आपको जो ऐड करना है वो ऐड करना, जो लेस करना है वो लेस। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा है? जो अभी मैंने किया 15, जिसमें बैलेंस शीट बनी हुई। जब तक मैं आपको सब चीज स्टेटमेंट फॉर्म में दे दूंगा ना, तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब वो भी किसी से नहीं हो रहा है, तो उसकी फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। बट अगर मैं आपको बैलेंस शीट बना के दे रहा हूं, तो आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ रही है। डेब्ट कहां है? ये रहा। इंटरेस्ट पे, ये डिवेंचर पे रेट लगानी पड़ेगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट पे रेट लगानी पड़ेगी। हर चीज मुझे ढूंढनी पड़ेगी। जहां ढूंढनी पड़ेगी वहां मेहनत है। जहां मैं तुम्हें जमा के दे दूंगा, वहां फिर तुम्हें याद है क्या ऐड होगा और क्या। अब ये भी नहीं याद है क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, करंट एसेट का बढ़ना कम होना। इतनी शानदार ट्रिक बता दी, उसके बाद भी नहीं है तो फिर सॉरी, इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी में इतनी बढ़िया ट्रिक बता दी आप लोगों को, और बैलेंस शीट करने के लिए भी आपको स्टेप बता दी। ये किताब में नहीं है कहीं पे भी, लेकिन आप अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो आराम से बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। मुझे कल 16 तक चाहिए आपकी कॉपी में। कल से हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के क्वेश्चन करेंगे, और फिर तीनों एक साथ बनाएंगे। मन कर दोगे?